नमस्कार इंदौर, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक का स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग। एक ऐसी वीडियो सीरीज जहां पर मिलेगी इंदौर की सारी इंफॉर्मेशन रियल एंड अनकट। आज के इन्फो अनप्लग में बात करेंगे पुलिस बल के जवानों की, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है पूरे शहर की सुरक्षा की। बात करेंगे डीएसपी इंदौर ट्रैफिक पुलिस उमाकांत चौधरी जी से और जानेंगे कि कैसे इस लॉकडाउन की घड़ी में काम कर रहा है पूरा पुलिस प्रशासन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर टॉक पे। नमस्कार सनिल। सर, वैसे तो इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करने के लिए मेरे पास बहुत सारे प्रश्न थे, पर क्योंकि हाल ही में आज एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई, आप ही के बीच, हमारे ही बीच के पुलिस जवान जो हैं कोरोना के लड़ाई में अपनी ड्यूटी निभाते हुए उन्होंने अपनी जान दी है। घर में सर कैसा माहौल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीजों ने परिवारों के बीच में काफी एक टेंशन का माहौल बना दिया होगा। निश्चित रूप से ये न केवल एक परिवार के लिए बल्कि हमारे पूरे पुलिस विभाग के लिए बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि हमने एक ऐसे जाबाज साथी को खोया है जिससे व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग काफी अच्छे से जुड़े हुए थे। और जहाँ तक मुझे उसके कई सारे ऐसे वाकयात, जब व्यक्ति अपने बीच से चला जाता है तो यादें ही रह जाती हैं, और उन यादों में हम उन सारी बातों को देखते हैं कि वो कितना खुशमिजाज व्यक्ति था और कितना अच्छा पुलिस ऑफिसर था, इतना इफेक्टिव और कहीं भी किसी को बोर नहीं होने देता था। जब भी वो आता था इतना खुशमिजाज था कि हर व्यक्ति, चाहे सीनियर ऑफिसर हो, चाहे उसके साथी हों या छोटे कनिष्ठ कर्मचारी हों, अधिकारी हों, सभी के साथ उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। और जो पुलिस में जो एक प्रोफेशनल इफिशियंसी होना चाहिए वो उस अधिकारी में बहुत बढ़ चढ़ के थी। उसी का कारण था कि वो पिछले 2-3 माह से बीमार होने के बावजूद उसने ड्यूटी ज्वाइन की और कोरोना जैसी महामारी में वो अपने कर्तव्य पे उपस्थित हुआ। अगर वो चाहता तो पहले से बीमार था और वो ड्यूटी पे अपनी नहीं आता तो कोई उसके लिए कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन उसने अपने कर्तव्य को सबसे पहले रखा और यही शायद उसके जाने का कारण भी बना। और आज एक ऐसा दिन है जब हमारे न केवल सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और सारे हमारे पुलिस के साथी, जब मैं सुबह देख रहा था तो इस खबर के साथ हमारे जो वायरलेस सेट पे हमेशा एक हलचल होती है जी, पूरे शहर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ पॉइंट दे रहा होता है। लेकिन वो एक ऐसा समय था जिसमें कई बार हमने सेट को उठा के देखा कहीं कोई बंद तो नहीं है, कोई दूसरा चैनल तो नहीं हो गया है। इतना एक सदमा सा पूरे विभाग में बैठ गया था। और जिस तरीके से उनके परिवारजनों पे क्या स्थिति गुजर रही होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनकी जो फैमिली है, 2 बेटियां हैं उनकी, और जब वो होशंगाबाद जिले में इससे पहले पोस्टेड थे तब से मैं उनको जानता हूं। और मेरे एक साथी से आज मैं उनके बारे में बात कर रहा था जो होशंगाबाद पोस्टेड हैं, अभी इंस्पेक्टर हैं वहां पर। तो उन्होंने ये बताया कि जब वो यहाँ इंदौर ट्रांसफर ले रहे थे तब उनका क्या कहना था। उनका कहना था कि भाई तुम भी चलो, अपन इंदौर चलते हैं। इंदौर में तो हमारे साथी का कहना था इतनी दूर क्यों जाएंगे होशंगाबाद से, यार यहीं ठीक है, ज्यादा है तो भोपाल ट्रांसफर ले लेते हैं। तो उसका कहना था कि यार बच्चे पढ़ जाएंगे वहाँ, बच्चियां मेरी पढ़ जाएंगी। तो कई ऐसी चीजें हैं जो स्मरण में हमारे आती हैं और आज सब लोग उनको याद कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं जो, लेकिन परिवार में चूंकि मैं और मेरी पत्नी भी पुलिस विभाग में ही निरीक्षक हैं और उनका भी अटैचमेंट देवेंद्र के साथ काफी, उनकी बातचीत भी अभी रिसेंटली भी हुई थी जब वो हॉस्पिटलाइज होने जा रहा था, या उससे ऐसी बात चल रही थी कि भाई उसका कहना था कि देवेंद्र का कि कहीं मुझे भी तो कोरोना या कुछ ऐसे तो नहीं हो गया है, क्योंकि मैं उस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा था नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप पहले जाके अपना पूरा चेकअप कराइए। और फिर वो हॉस्पिटलाइज हुआ तो फिर हॉस्पिटल से जब उसकी, जिस दिन शायद डॉक्टर्स का कहना था कि छुट्टी करने वाले थे, उसी दिन फिर उसके मौत की खबर आई। हर घर में आज यही चर्चा है और कहीं ना कहीं ये पीड़ा वेदना है और परिवार में एक अजीब से भय का माहौल भी है। तो उसको दूर करने के लिए जरूरी है कि हम आपस में बातचीत करें और सभी को इस बात के लिए सचेत करें। जो आज ये दिवंगत देवेंद्र जी जो शांत हुए, उनके साथ पूरा इंदौर खड़ा है, उनके परिवार के साथ पूरा इंदौर खड़ा हुआ है और हमारी ये आशा है कि आप सब भी सुरक्षित रहें।
सर इसी के साथ साथ थोड़ा प्रश्नों को हम आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं और इंदौर की जनता को ये बात पहुंचाएं कि किस तरीके से सड़कों पे अभी व्यवस्था जो है ट्रैफिक की बनी हुई है, क्योंकि जहां एक तरफ लॉकडाउन में लोगों को घर में रहने का बोला गया है, पर वहीं कुछ तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कभी तो कुछ जरूरी काम के लिए या कभी तो बेवजह भी घरों से बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में थोड़े से हम जानना चाहते हैं कि क्या वो ऐसे कड़े नियम हैं जिनके तहत इस वक्त जो है ट्रैफिक पुलिस का अमला जो है सड़कों पर तैनात है और खास उन नियमों के तौर पर चेकिंग कर रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि लोग बेवजह घर से ना निकले, और अगर कोई बेवजह पाया जाता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो कैसे सजा के प्रावधान है। इंदौर ट्रैफिक पुलिस की जहां तक मैं बात करूंगा, अभी हमारे यहाँ इंदौर शहर में ट्रैफिक या थाने का बल का कोई अलग ड्यूटियां नहीं है, सारी ड्यूटीज एक साथ हैं और सबका उद्देश्य यही है कि जो इस बीमारी को रोकने के लिए जो लॉकडाउन या कर्फ्यू जो घोषित किया है उसका हम सख्ती से पालन कराएं। ऐसे समय में ये है कि थाने की पुलिस हो, चाहे पुलिस लाइन से जो रिजर्व का फोर्स हो, चाहे हमारे ट्रैफिक की पुलिस हो, ये पॉइंट्स पे एक मिक्स करके लगाए गए हैं। जो मुख्य चौराहे हैं या जो गलियां हैं उनमें पेट्रोलिंग पार्टी भी लगाई गई हैं। उद्देश्य यही है कि जो कर्फ्यू है उसका हम पालन कराएं। जो ऐसे लोग, कई लोग यहाँ अवांछनीय रूप से घूमते फिरते मिलते हैं जिनका कोई सड़क पे आने का कोई कारण नहीं है, जिनको किसी तरह का कोई कर्फ्यू पास जारी नहीं किया गया है, जो कोई ऐसी इमरजेंसी सेवाओं में भी सेवारत नहीं है, ना ही उनकी कोई खुद की या किसी और की तबीयत खराब है, वो केवल कई बार ऐसे बहाने बना के बाहर निकलते हैं कि हम दवाई लेने जा रहे थे या हमारे किसी की तबीयत खराब है, किसी रिलेटिव्स की डेथ हो गई है। तो इस तरह के कई सारे बहाने हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं और कई सारे ऐसे, मैं तो ये कहूंगा कि पर डे लगभग 200 से 300 लोगों को हम लोग 188 के तहत पूरे इंदौर में कार्रवाई कर रहे हैं और अस्थायी जो जेल हम लोगों ने बनाए हैं वहां पर उनको भेजा जाता है। इस तरीके के जो लोग भी मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे से मुट्ठी भर लोग हैं जो पूरी व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, इंदौर शहर को खतरे में डाल रहे हैं। 99% लोग ऐसे हैं जो पुलिस और प्रशासन का इसमें सहयोग कर रहे हैं और वो अब समझने लगे हैं कि ये सारी बातें उनकी खुद की सुरक्षा को लेकर बनाई गई, लेकिन वो थोड़े से भी 0.5 या 1% लोग ऐसे हैं, तो उनके साथ हम लोग सख्ती से निपट रहे हैं। सर अगर आपके माध्यम से थोड़ा सा मैं उस बारे में और विस्तृत जानकारी अगर जानना चाहूंगा ताकि ये बात आम लोगों तक भी पहुंचे कि अगर वो सड़कों पर जा रहे हैं तो किन बातों का उनको ध्यान रखना है। कारण तो हो ही गया कि अकारण हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, क्या इसके अलावा भी और कोई पैरामीटर्स हैं या कोई नियम अभी स्पेशली बनाए गए इस लॉकडाउन के समय में इंदौर शहर में सड़कों पे विशेष करके लोगों को निकलने के लिए? देखिए, पहला तो ये है कि घर से निकले ही ना, और यदि आपको कोई विशेष इमरजेंसी में घर से निकलना है तो पहली चीज आपको मास्क लगाना होगा। और अगर आपको कोई ऐसी इमरजेंसी है तो जितने भी हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए गए हैं पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से, उन पे आप कॉल करके वो सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और यदि कोई ऐसी इमरजेंसी है, मान लीजिए मेडिकल इमरजेंसी है कि आपकी तबीयत खराब हो गई है, आपकी किसी परिजन की तबीयत खराब हो गई है और आपके कॉल करने के बाद भी अगर कोई सुविधा आपको उस समय में नहीं मिल पा रही और अगर आपको निकलना है, तो आप जो नजदीकी पुलिस थाना है या जो नजदीकी पुलिस कांस्टेबल या अधिकारी हमारे जो खड़े हैं उनसे आप इस बात के लिए हेल्प ले सकते हैं और प्रॉपर अपने सुरक्षा के प्रबंध करते हुए खुद की सुरक्षा, जैसे मैं कहूंगा कि आप मास्क लगा लीजिए, आप जितना शरीर को अपने ढक के चलिए उतना अच्छा होगा। और जो आपका जो वाहन है वो भी ऐसा नहीं हो कि उसमें अगर आप 2 व्हीलर पे जा रहे हैं तो 2 या 3 लोगों को, 4 लोगों को बैठा के चल रहे हैं। अगर आप 2 व्हीलर पे जा रहे हैं तो आपको एक ही व्यक्ति को उस पे जाना होगा। अगर आप 4 व्हीलर पे भी जा रहे हैं तो आप केवल 2 ही व्यक्ति जाएं। तो इस तरह के जो मानक हैं उनका आप जरूर पालन करें, तो कहीं ना कहीं इस बीमारी में वो चीज हमें सहायता करेगी और आप खुद भी संक्रमित होने से बच पाएंगे। ये तो सवाल है सर, कहीं ना कहीं इससे लोग संक्रमण से ही बचेंगे। और मेरे ख्याल से जो सड़कों पे थोड़ा सा, जो अभी हम कई बार ऐसे वीडियोस भी देखते हैं कि लोग जब बेवजह नियम तोड़ते हैं तो जो थोड़ा सा बल प्रयोग होता है, शायद उससे भी बच जाए, ऐसी उम्मीद है इस बारे में। सर एक सवाल और है, क्योंकि अभी एक सवाल बहुत सारे लोगों का हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म पे पूछा जाता है, इंदौर टॉक पे लोग पूछते हैं कि कुछ लोग हैं जो अभी इस वक्त इंदौर में फंसे हुए हैं, या जैसे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे जो इस वक्त इंदौर में हैं और दूसरे शहरों के हैं या इंदौर के आसपास के जो गांव हैं वहाँ रहते हैं,
वो अपने घर जाना चाहते हैं। वहीं बनस्पत कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी इंदौर या उसके आसपास के जिलों में अभी हैं या थे और इंदौर वापस अपने घर पे आना चाहते हैं। अब क्योंकि नियम ऐसे सख्त हो गए हैं कि बिना शायद कोई मेडिकल इमरजेंसी के कोई आ नहीं सकता है। अब क्योंकि लॉकडाउन का समय काफी लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है और शायद आने वाले समय भी हमें ऐसा राहत जल्दी होती हुई दिखती नहीं है। ऐसे में कोई विशेष करके उनके लिए कोई ऐसी पास सुविधा है, या अगर मान लीजिए वो एक जिले से दूसरे जिले में ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए उनके पास उनकी गाड़ी की व्यवस्था है, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? एक भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो काफी लोग पूछ रहे हैं। इंदौर जिला प्रशासन के द्वारा जो एडीएम है यहाँ पर श्री बीबीएस तोमर, उनको इसके लिए अधिकृत किया गया है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में किसी भी तरीके से इंदौर से बाहर जाने का या इंदौर में आने का कोई पास जारी नहीं किया जा रहा है जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति ना हो, किसी के परिजन की मृत्यु हो गई हो या कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो। उस बात को परीक्षण करते हुए और जिला प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा ही इस तरह की कोई पासेस इशू किए जा रहे हैं। ई पास की सुविधा भी भोपाल लेवल से शुरू हुई है, जिसमें इसी तरह की आवश्यक परिस्थितियां होने पे ही बाहर जाने का उनको परमिशन दी जाती है। लेकिन इंदौर के बारे में मैं जो स्टूडेंट्स हैं या जो बाहर से भी लोग आना चाहते हैं, सामान्य परिस्थितियों में बिल्कुल भी उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इंदौर की जो स्थिति है वो पूरे देश में एक अलग ही स्थिति है और मध्य प्रदेश में तो इतने हाई अलर्ट पे है कि इंदौर को तो 100% मैं कहूँगा कि हमने पूरी तरीके से बंद किया हुआ है। एक भी व्यक्ति अगर एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है वो संक्रमण का शिकार हो, और आगे जाके दूसरे जिलों में भी जहाँ कोई संक्रमण नहीं है वहाँ भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। हाँ, इसके साथ इस बात का जरूर ध्यान रखा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, कई सारी जो हमारी पुलिस की हेल्पलाइन है उन पे भी वो जब उनके कॉल आते हैं तो उसको प्रॉपर अटेंड किया जाता है। अगर उनको खाने की व्यवस्था नहीं है, मैंने खुद भी शुरुआत के दिनों में जब इस तरह के लोग देखे थे, जब बहुत सारी एनजीओ को शुरुआत में परमिशन थी कि वो खाना वितरण कर सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा है जब किसी को भी इस बात की परमिशन नहीं थी कि वो कहीं भी निकल के और खाना वितरण या राशन वितरण कर पाए। और राशन का भी ऑनलाइन उस समय प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता सिस्टम नहीं हुआ था। तब हमने ये कोशिश की थी कि हम लोग क्यों ना हमारी सारी मोबाइल्स में हम लोग भोजन के पैकेट रखवाते थे, कई सारे एनजीओ से, कहीं हमारे पीटीएस में भी 10,000 पैकेट डेली बन रहे थे। तो कई सारे ऐसे लोग थे जिनसे हम लोग वो चीजें लेते थे और जो नीडी पर्सन है उनको उनके पास जाके देते थे, चाहे उनके फोन कॉल हो या वो मौखिक तौर पे हमारी मोबाइलों में या कहीं एरिया में घूम रहे उनको बताते थे। तो ऐसे लोगों को हमने मदद पहुंचाने की कोशिश करी है। सर, शहर में वैसे भी अगर हम बात करें, जैसे अभी आपने बात करी कि एक तो आपके पास जिम्मेदारी जो है ट्रैफिक व्यवस्था और बाकी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की रहती है, प्लस साथ में अभी आप जैसा बता रहे हैं कि इस समय जब वॉलंटरी तौर पे जो आप फूड पैकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करें। एक प्रश्न सर ये आ रहा है सामने, क्योंकि अगर हम शुरू से ही देखें तो पुलिस बल की हमेशा से ही कमी रही है इंदौर शहर में। आज जितनी बड़ी जनसंख्या है इंदौर के, जो क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है इंदौर शहर का, ऐसे में जो इस पुलिस बल की कमी कितना मुश्किल कितना आसान हो पा रहा है सर इस लॉकडाउन की स्थिति में पूरे शहर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, और किस प्रकार से आपको सहयोग लोगों का भी और प्रशासन का भी सर मिल पा रहा है? उन व्यवस्थाओं में सर थोड़ा सा आपसे जानकारी देना चाहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से पुलिस बल की जो कमी है वो तो लगभग पूरे मध्य प्रदेश में ही है, पूरे देश में ही है। लेकिन जो इंदौर शहर था, जो हमें शुरुआत के दौर में जब ये चीज फेस कर रहे थे, उसी टाइम पे हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने ये पूरा प्लान किया कि आगे जाके क्या स्थिति इंदौर में निर्मित हो सकती है। जिस तरीके से डे बाई डे ये ग्राफ बढ़ता गया, तो बाहर से भी हमें पुलिस महानिदेशक महोदय के स्तर से भी पुलिस फोर्स की कंपनियां यहाँ प्रदान की गई हैं, और साथ में जो हमारा खुद का अमला था उसमें चाहे हमारे ऑफिसेस के लोग थे या दूसरी शाखाओं में काम करने वाले लोग थे, ऐसे पूरे अमले को, एक एक अमले को देखा गया। जो हमारे बाहर अवकाश पे लोग गए हुए थे या बीमार थे, कई लोग ऐसे थे जो खुद अपने अवकाश निरस्त करके खुद पैदल चल के आ गए हैं या किसी दूसरे वाहन से आ गए हैं। तो ऐसे समय में पुलिस के जो लोग हैं उन्होंने खुद अपने कर्तव्य को समझा है, कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटीज को समझा है, और यही कारण है कि हम इस बीमारी से लड़ने में इंदौर जैसे बड़े महानगर में हम लोग इतना लग के काम कर पा रहे हैं। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जनता के बीच से जो हमारे
लोग हैं जो पुलिस का साथ देते हैं, चाहे मैं नगर रक्षा समिति की बात करूंगा, ये बहुत ही सहयोग हमें कर रहे हैं। इनके बहुत सारे लोग हैं जो पुलिस के साथ बढ़ चढ़ के हमें सहयोग कर रहे हैं। इसमें अदर डिपार्टमेंट के लोग भी हमें दिए गए हैं, चाहे मैं होमगार्ड की बात करूंगा या आबकारी विभाग के लोग हों, फॉरेस्ट के लोग हों। तो ये कई सारे लोग मिलके एक पूरी टीम बनी है। और जिस तरीके से प्रशासन के लोग हैं या नगर निगम के हमारे जितने भी बड़ा अमला है, ये सब एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि हम लोग कहीं ना कहीं इंदौर शहर को इस स्थिति में ला पाए हैं कि अब हमारा ग्राफ जो है अब धीरे धीरे कम होने की ओर आ गया है। सर, जहाँ एक तरफ से बल भी बढ़ाया जा रहा है ताकि चीजें सब सुचारू रूप से चले, वहीं जो अभी ये हाल ही में दुखद घटना हुई, देवेंद्र जी जो इस वक्त हमारे बीच में नहीं है, कहीं ना कहीं उस समय शायद प्रिकॉशनरी लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक रही, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं संक्रमित हुए। हालांकि बाद में उनकी रिपोर्ट सारी नेगेटिव आई और किसी कारणवश उनकी मृत्यु हुई। तो क्या अब ये सुनिश्चित किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, कि अब कोई ऐसी घटना ना हो? बिल्कुल, पुलिस विभाग ने हमारे खुद की सुरक्षा को लेकर भी कई सारे उपाय किए गए हैं। सभी को मास्क वितरित किए गए हैं, फेस शील्ड हम लोगों ने ली गई हैं जो पूरे फेस को हमें कवर कर लेती हैं। पीपी किट हमारे पर डे जो है 500 के करीब हमारे पीपी किट भी उपलब्ध हो रहे हैं। और कई सारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी इस तरह के संसाधन हमें उपलब्ध करा रही हैं अपने CSR फंड से। और हमने जवानों को गर्म पानी की बोतल के लिए भी उनको बोतलें दी गई हैं। गर्म पानी करने के लिए जो इलेक्ट्रिक केटल होते हैं वो रखवाए गए हैं हर थाना और चेक पोस्ट में और कुछ पॉइंट्स पे। और सैनिटाइजर बहुत सारे दिए गए हैं और बहुत सारे ऐसे उपकरण भी हम लोगों ने लिए हैं कि जो मशीनें हमारे पुलिस के वाहनों को भी अंदर और बाहर से उनकी सफाई करती हैं। और जो कर्मचारी हैं उनको बैठने के लिए प्रॉपर हर एक के लिए अलग अलग चेयर्स की कोशिश की गई है कि उनकी चेयर्स भी खरीदी गई हैं। और उन चेयरों को दिया गया कि अगर चौराहे पे लोग बैठे हैं, 5 लोग हैं, तो हर एक व्यक्ति को पता हो कि ये किसकी चेयर है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी वायरलेस सेट के जरिए कंट्रोल रूम के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि सभी को इस बात का प्रचार भी किया जाए कि उन्होंने पिछले 1-1.5 घंटे में कोई इस तरह का गर्म पानी या काढ़े का सेवन किया है या नहीं किया है। तो ऐसी कई सारी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में एक जो बहुत बड़ा चेंज है जो मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग की वर्दी सर काफी बदली हुई सी दिख रही है, काफी अच्छी भी लग रही है, काफी स्मार्ट भी दिख रहे हैं सर आप इस वर्दी का। क्या, क्योंकि मैं काफी कुछ चीजें इसमें से कम भी देख पा रहा हूँ, कुछ नई चीजें जुड़ी हुई देख पा रहा हूँ। इस वर्दी के बारे में सर थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब ये ड्यूटीज हमारी शुरू हुई थी उसके कुछ दिनों में ये हो गया था कि जो निर्धारित यूनिफॉर्म है वो उसमें अगर हम प्रॉपर पी कैप लगा के या उस यूनिफॉर्म में जो हमारे स्टार्स होते हैं वो सब लगा के, लिनियर्ड लगा के, बेल्ट लगा के जब चलते हैं और उसको डेली हमें साफ भी करना है। और साफ करने के लिए जो खुद से ही करना है, क्योंकि हमने अपने पुलिस फोर्स को भी बाहर ठहराया हुआ है। तो उस बात को देखते हुए हमारे अधिकारियों ने ये निर्णय लिया कि कपड़ा उपलब्ध कराया जाए और लगभग सारे फोर्स को इस तरह की यूनिफॉर्म सिलाई गई हैं, जिसमें एक लोअर होगा और एक शर्ट होगी, जिसमें आप अपनी चाहें तो रैंक लगाएं और ना भी लगाएं। और कैप से सभी को छूट दी गई है। कैप की जगह हम लोग अपना कवर कर लेते हैं हेयर को, ताकि वो सुरक्षा भी रहे। मास्क अपना लगा होता है। सभी को चश्मा लगाने का भी बताया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें। जो फेस शील्ड है वो हम लोगों ने ली गई है, जो पूरे फेस को इस तरीके से हम लोग कवर कर लेते हैं। तो हमारा जो मेन एरिया जहां से संक्रमण होने की संभावना है उसको कवर करके चलते हैं। फुल स्लीव्स की ये शर्ट हम लोग पहनते हैं और पूरा शूज भी हमें इस समय में स्पोर्ट्स शूज भी हम पहनते हैं, क्योंकि लगातार हम लोगों को ड्यूटियां करनी होती हैं। तो इन बातों में जो हमारा पुलिस विभाग है उसने छूट दी है। और ये बहुत आसान भी होता है साफ करने में भी, कि हम लोग जब डेली अपनी ड्यूटीज के बाद जाते हैं, चाहे हम होटल में हो, लेकिन हम लोगों का रूटीन होता है कि हम इस पूरी वर्दी को आधा 1 घंटा गर्म पानी में और डिटॉल और सर्फ में इसको डालेंगे। उसके बाद ही इसको बिना प्रेस किए हुए हम लोग पहन लेते हैं। अच्छा। तो ये कुछ आसान तरीके हैं जिससे कि हम अकेले रह के भी और अच्छे से अपने साफ सफाई का भी ध्यान रख पा रहे हैं और ड्यूटी के लिए भी तैयार होके जा पा रहे हैं। मेरे ख्याल सर ये होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लोग सुरक्षित रहेंगे तब जाके शहर भी सुरक्षित रहेगा।
सर एक चीज और देखी गई है, लाइक जैसे जितनी भी नाकाबंदी हो रही है इस वक्त या भी जो चेकिंग अभियान जितने भी चलाए जा रहे हैं वो मुख्य सड़कों पे ज्यादा आधारित देखे गए। और हमने ये भी देखा है कि मुख्य सड़कों पर वैसे भी लोग कम जाना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रहता है कि पुलिस का डर बना हुआ है कि वहाँ चेकिंग है, चौराहे पर पुलिस है। पर वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो जो तंग गलियां हैं, जो कॉलोनी के एरियाज हैं या टाउनशिप्स हैं अंदर, तो लोग काफी हद तक अंदर ही अंदर घूमते हुए पाए जाते हैं। आज मैं मेरे ही घर के निकटतम एरिया की बात करूं तो कई बार मुझे लोग दिन भर आवक जावक करते हुए दिखते हैं, कई बार अपने घरों के पट्टी पे बैठे हुए दिखते हैं या पास के गार्डन में टहलते हुए दिखते हैं। तो क्या इनके ऊपर भी कोई चेकिंग चलाई जा रही है? क्योंकि ऐसे में तो पता चला मेन रोड तक तो हमने काफी कुछ चीजों को कंट्रोल कर लिया, पर अंदर ही अंदर कॉलोनी में अगर गलती से भी अगर कोई पॉजिटिव हुआ तो वो बहुत अंदर तक इस चीज को गड़बड़ा सकता है सिचुएशन को। इसके लेके सर कोई विशेष? इसको लेके हम लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल पार्टियां बनाई हुई हैं प्रहरी नाम से। करीब आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने 100 मोटरसाइकिल पूरे शहर में और 200 जवान लगाए थे, जो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखने के लिए। साथ में जो पुलिस की पेट्रोलिंग वाहन है वो अलग से हैं, वो जो थाने के अलग चीता और ये मोबाइल चलती हैं, जो कांस्टेबल हमारे बीट क्षेत्र के चलते हैं, वो सब इस बात का ध्यान रख रहे हैं। इसमें हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। जो हमारे कैमरेज हैं, जो कंट्रोल रूम पे हम लोग लगातार उन पे नजर रखते हैं। साथ में हमने ऐसे घनी बस्ती या आबादी की जो गलियां होती हैं जिसमें एकदम से दिखाई नहीं देता, उनके लिए हमने ड्रोन की व्यवस्था की है। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे ड्रोन के माध्यम से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ लोग बाहर अभी भी घरों के बाहर निकले हुए हैं या बाहर चहलकदमी कर रहे हैं। ऐसे एरिया में तत्काल हमारी पुलिस की गाड़ियां जाती हैं, मोटरसाइकिल पे जो जवान है वो जाते हैं और उनको समझा के अंदर करते हैं। और यदि बार बार ऐसी स्थिति होती है तो कई इलाकों में ऐसा भी किया गया कि उनको लाके और उन पर सख्ती से कार्रवाई 188 के तहत की है। तो ये लगभग 165 एरिया तो अभी हो चुके हैं और इसमें खजराना, चंदन नगर, टाटपट्टी, बाखल, जूना रिसाला या हमारा जो कलेक्ट्रेट के पास का एरिया है, तो ऐसे कई सारे एरिया हैं जहां पे संख्या बहुत अधिक हो गई है। ऐसे एरिया में जितनी भी उनकी गलियां हैं, कनेक्टेड गलियां हैं, उन सबको बैरिकेटिंग करके और उनमें इवन ड्रम्स का उपयोग करके, मुर्गा जाली लगा के और उनको पूर्ण रूप से बंद किया जा रहा है। और वहां पर हमारी पुलिस की तैनाती भी की गई है और कुछ सीमित ही रास्ते खोले जा रहे हैं जहां से पर्याप्त हमारा ज्यादा पुलिस बल होता है और वो पूरी प्रॉपर चेकिंग के बाद ही वहां लोगों को या आने जाने वाले जो अत्यधिक सेवाओं वाले जो लोग हैं, आवश्यकता वाले, उनको आने जाने के लिए प्रॉपर पूरी सुरक्षा के साथ ही अंदर आने देती है या बाहर जाने देती है। कैसा जाते जाते एक प्रश्न मैं बस आपसे और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी ड्यूटी आज काफी बढ़ गए हैं। जैसे आज आपने बताया बहुत दिनों बाद आज आप घर पर आए हैं, तो सर कैसे दिन अभी बीत रहा है आपका? मतलब सुबह की शुरुआत होती है, कैसे होती है, थोड़ा सा अगर उस बारे में बता पाए तो ताकि लोग भी ये जान पाए। क्योंकि ये बाकी जो आम जन है वो तो अभी आप इस वक्त अपने घरों पर है, हो सकता है लोग आराम से उठते होंगे, सुबह रामायण देख रहे हैं, रात को भी देर तक शायद जगते होंगे, लेकिन एक पुलिस अधिकारी, एक पुलिस जवान जो है किस तरीके से ड्यूटी निभा रहा है, कितनी जल्दी दिन की शुरुआत हो रही है और कितनी लेट खत्म हो रहा है ये दिन, और वो इस मोड़ पे खत्म हो रहा है कि वो घर भी नहीं जा पा रहा है। तो थोड़ा सा उस बारे में बताएंगे तो लोग शायद जान पाए कितना मुश्किल है इस वक्त आप लोगों के लिए भी ऐसे समय में ड्यूटी करना। देखिए, हम लोगों का भी ये है कि मुझे लगता है कि पहले ये रूटीन नहीं था, लेकिन आज हम अगर कोई अलार्म नहीं भी लगाते हैं तब भी सुबह 5, 5:30 बजे अपने आप नींद खुलती है। अगर सामान्य दिनों की अगर हम ड्यूटी की बात करें तो 5, 5:30 बजे हमारी नींद खुल जाती है और 1-8 घंटे अपनी दिनचर्या का बिता के और अपनी ड्यूटी के लिए 7 बजे हम लोग बिल्कुल अपनी कई सारे जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं वो अपनी मोबाइल लेके शहर में निकल पड़ते हैं। उसके पहले जो दूसरी व्यवस्था नाइट शिफ्ट में लगी होती है वो उसको कवर करती है। वो उतनी संख्या में नहीं होती है रात के समय में, लेकिन सुबह की दिनचर्या में ये होता है कि हम अपने अपने एरिया को कवर करते हैं और जो भी इस तरह का दूध का वितरण सुबह जल्दी शुरू होता है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कोई दुकानदार जो अपनी दुकान खोल के वहां पे भीड़ लगा के कोई दूध का वितरण कर रहा हो। राशन की दुकानें, सब्जी के ठेले कई बार मिले हैं, तो उन पर भी इस तरह की कार्रवाई की जाती है। डोर टू डोर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी को दूध की उपलब्धता हो, राशन की उपलब्धता हो। ये प्रयास प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन जो दिनचर्या है वो तो अपने आप अब हो गई है, लेकिन पुलिस की दिनचर्या इस तरह की नहीं है। जैसे अभी मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम लोग नाकाबंदी पॉइंट्स पे लगे हुए हैं
तो जो जिले से बाहर जाने वाले एरिया हैं वहां पर ये भी कई बार देखने में आया कि लोगों ने ये ट्रेंड बना लिया था बीच में कि रात को 3 बजे 4 बजे पुलिस थोड़ा सुस्त हो जाएगी तब अपन यहाँ से निकल जाएंगे। तो उन जो समय है, ऐसा जो समय है, उस टाइम में हम लोगों के सारे थाना प्रभारी और जो नाके पे लगे अधिकारी कर्मचारी हैं वो ज्यादा मुस्तैदी के साथ वहां हम लोग रात को 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच में कभी ज्यादा रहना पड़ता है। और कई सारे ऐसे लोग आते हैं वहां पे हाईवे पे, जो कोई नासिक से चला रहा है, कोई पैदल चला आ रहा है, कोई शहर से निकल गया किसी भी रास्ते से, तो ऐसे लोगों को हमें वापस दूसरी जगह पे भेजना पड़ता है। इसके लिए AICTL की बसेस की हम लोग व्यवस्था करते हैं। कहीं वो अगर दूर आ गए हैं तो उनमें भर के और फिर उनको प्रॉपर अपने SDM से बात करके ऐसे जो स्थान है उन पे उनको छोड़ा जाता है। सर, ऐसे में कोई पुलिस विभाग की तरफ से भी कोई ऐसा नंबर जारी अभी हुआ है? क्योंकि जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने आसपास या आमने सामने या कॉलोनी में किसी ऐसे व्यक्ति को लॉकडाउन का उल्लंघन करता हुआ पाता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है। क्या होता है, अगर हम नहीं निकल रहे हैं पर हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पड़ोस में ऐसी वारदात हुई है, ऐसी वाकया हो रहा है कि वो लॉकडाउन पालन नहीं कर रहा है, तो कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर शिकायत करी जा सकती है? बिल्कुल, पुलिस ने अपने जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो दिए हुए हैं, उसमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर कोई निकल रहा है, इस तरह के वीडियो भी कई लोग हमें भेजते हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई भी होती है। तो वो नंबर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 7049124444, 7049124455। ये 2 नंबर हैं जो सभी को नोट करके रखने चाहिए। और यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है, चाहे आपको अन्य किसी तरह की हेल्प की भी जरूरत हो, वो भी आप बता सकते हैं। और इसके अलावा आप 100 डायल पे भी आप बता सकते हैं। अगर कोई ऐसी समस्या, अगर ये फोन आप को नहीं लग पा रहे हैं या बिजी चल रहे हैं, तो आप 100 डायल पे 181 पे आप बता सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं से होके हमारे पास ही वो सूचना आ जाती है और तत्काल हमारी टीमें जो मुस्तैद रहती हैं वो तत्काल उन पे कार्रवाई करती हैं। और पिछले कई दिनों में इस तरह की कार्रवाइयां जनता के सहयोग से ही हमने की हैं। तो जो हमारा आंख और जो हमारी कान है वो जनता ही है। जनता के बीच से जितनी ज्यादा सूचनाएं हमें मिलेंगी उतनी जल्दी हम इन परिस्थितियों को कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए सर, जाते जाते सर कोई खास ऐसा संदेश अभी इंदौर की परिस्थितियों को देखते हुए इंदौर वासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके इंदौर टॉक की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिस तरीके से इस खतरनाक माहौल में लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और आपकी टीम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सभी ऐसे लोगों से बातचीत कर रही है और ये मैसेज जनता में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा रही है, तो वही एक कारण है कि एक आप लोग ही ऐसे माध्यम है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाके अपनी बात को बता सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसा समय है जब हम सबके लिए एक नया सा है। ऐसी परिस्थितियां हमने अपनी लाइफ में नहीं देखी हैं। कई बुजुर्ग हमें मिलते हैं 80-90 साल के, उनका कहना है कि हमने साहब अपने जीवन काल में इस तरह की कोई स्थिति नहीं देखी है कि जब पूरा देश और दुनिया बंद हो गई हो और अपने आप से सड़कें खाली हो गई हो। चाहे हम कोई ऐसे दंगा होने और कर्फ्यू लगने की स्थिति में भी ये सन्नाटा कभी हमने सड़कों पर नहीं देखा है। तो ये एक ऐसा समय है जिसके बारे में हम आगे आने वाली पीढ़ियों को इसकी किस्से कहानी सुनाएंगे। हो सकता है हमारे बच्चे उस बात को लेके किस्से कहानी आगे अपने फ्यूचर में सुनाएं। तो आपका जब जो योगदान रहेगा वो भी मान्य रहेगा। ये नहीं है कि पुलिस और प्रशासन जो बाहर घूम रहा है वही इसके लिए जिम्मेदार है या उसी को इसका श्रेय जाना चाहिए। उन सभी नागरिकों को इसका श्रेय जाता है जो इसका पालन कर रहे हैं, अपने घर में अंदर रहकर इसका पालन कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ वो जानकारी दे रहे हैं जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो आप अगर आज मैं ये कहूं कि आप देशभक्ति कुछ करना चाहते हैं तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने समाज को और अपने शहर को सुरक्षित रखिए ताकि हम इस बीमारी से बहुत जल्दी काबू पा पाएं और इससे बाहर आ पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। और इंदौर में वाकई में सड़कों पर क्या हाल है, क्योंकि हम तो घर पर हैं लेकिन घर के बाहर क्या सिचुएशन है वो आपने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाई और लोगों को भी समझाया कि वाकई में जो स्थिति है
पहली बार है, नहीं है। और सबसे अच्छा इसके प्रति लड़ने का तरीका ये है कि जितने देर घर में रहोगे उतना ही सुरक्षित रहोगे। तो मेरे ख्याल से इससे आसान लड़ाई भी मेरे ख्याल से नहीं होगी। जितनी मुश्किल की आपदा है उतना आसान इसका रास्ता भी है। खैर सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका फिर से एक बार इंदौर टॉक से जुड़ने के लिए। तो ये थी इंदौर के पुलिस प्रशासन से जुड़ी कुछ अनप्लग इन्फॉर्मेशन इंदौर टॉक के स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये सारी अनप्लग इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे। धन्यवाद।